नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीके ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी चैनल में। डेली वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो में हम विभिन्न अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान क्विज नंबर 1। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मिलन जालन, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी पी नरसिम्हा राव, डी पी चिदम्बरम। सही आंसर है बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 की आर्थिक नीति में उदारीकरण को अपनाते हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ए निर्यात बंद, बी आयात बंद, सी आयात निर्यात दोनों बंद, डी नियंत्रित पूंजी। सही आंसर है सी। जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात बंद हो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी प्रति व्यक्ति आय, डी गरीबी रेखा के नीचे के लोग। सही आंसर है डी, गरीबी रेखा के नीचे के लोग मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होते। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय ये शामिल रहते हैं। मानव विकास सूचकांक देन है महबूब उल हक की। प्रश्न 4, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी हैदराबाद, सी पटना, डी नई दिल्ली। सही आंसर है बी, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। प्रश्न 5, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। सही आंसर है सी, तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, ये सभी क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी निर्माण संबंधी विषय हैं वो सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा प्रदान करना, व्यापार हो गया, यातायात, मनोरंजन, न्याय, स्वास्थ्य, ये सभी तृतीयक क्षेत्र है और इसी क्षेत्र का योगदान हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक होता है। प्रश्न 6, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1949, सी 1951, डी 1956। सही आंसर है सी, 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। दादा भाई नौरोजी देश के लिए पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति 20 रुपये। प्रश्न 7, वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, इस स्थिति को कहते हैं? ए मुद्रास्फीति, बी मुद्रास्फीति, सी रिसेशन, डी एमोर्टाइजेशन। सही आंसर है ए मुद्रास्फीति कहते हैं स्थिति को जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, तब बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाती है। और मुद्रास्फीति के साथ यदि मंदी की स्थिति भी हो तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। प्रश्न 8, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी उत्पादन मूल्य सूचकांक, सी थोक मूल्य सूचकांक, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी,
थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करते हैं। प्रश्न 9, अवमूल्यन शब्द क्या अर्थ है? मूल्यम शब्द का क्या अर्थ है? ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। बी, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। सी, स्वदेशी मुद्रा के बदले नई मुद्रा जारी करना। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। भारतीय रुपए का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन करने का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और आयात को कम करने के लिए। प्रथम बार रुपए का मूल्यन हुआ 1949 में, द्वितीय बार अवमूल्यन हुआ 1966 में और तृतीय बार अवमूल्यन हुआ है 1991 में। प्रश्न 10, भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? ए, भारतीय स्टेट बैंक को। बी, भारतीय रिजर्व बैंक को। सी, बैंक ऑफ इंडिया को। डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक का कार्य करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर साख नियंत्रण करना। प्रश्न 11, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर जारी किया जाता है। ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सी, उद्योग मंत्रालय द्वारा। डी, योजना आयोग द्वारा। सही आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। प्रश्न 12, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई? ए, 1980। बी, 1982। सी, 1985। डी, 1990। सही आंसर है बी, 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई शिवरामन समिति की सिफारिश पर। प्रश्न 13, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? ए, कर्नाटक में। बी, तमिलनाडु। सी, गुजरात। डी, राजस्थान। सही आंसर है ए, कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। रावत भाठा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है राजस्थान में और कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है तमिलनाडु में। प्रश्न 14, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ए, खनिज तेल उत्पादन से। बी, कृष्ण पिंड से। सी, खाद्य तेल से। डी, उर्वरक उत्पादन से। सही आंसर है ए, खनिज तेल उत्पादन से संबंध है कृष्ण क्रांति। हरित क्रांति 1966-67 में लाया गया एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक के द्वारा। ये संबंधित था गेहूं एवं चावल उत्पादन से। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। श्वेत क्रांति 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा लाया गया और श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न 15, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? ए, लौह अयस्क इकाइयों को। बी, नदी घाटी परियोजनाओं को। सी, प्राचीन काल के मंदिरों को। डी, देश के महापुरुषों के समाधियों को। सही आंसर है बी, नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है। प्रश्न 16, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ए, योजना आयोग द्वारा। बी, राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा। सी, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। सही आंसर है डी,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है ए हरित क्रांति से, बी श्वेत क्रांति से, सी नीली क्रांति से, डी इन सभी से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन तीनों क्रांति हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति तीनों क्रांतियों से संबंधित है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। साथ ही दूध, गन्ना, आलू एवं खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम है। वहीं चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम है और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम है। प्रश्न 19, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए सर आरदीसिर, बी श्रीमन नारायण, सी एम.एन. रॉय, डी जयप्रकाश नारायण। सही आंसर है सी एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया। सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न 20, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी नौवीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल है 1974 से 1978 और पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। प्रश्न 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1948, बी मार्च 1949, सी मार्च 1950, डी मार्च 1951। सही आंसर है सी मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। प्रधानमंत्री योजना आयोग का प्रतिदिन सदस्य अध्यक्ष होता है और नीति आयोग 1 जनवरी 2005 से योजना आयोग की जगह में नया संस्थान का गठन माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सीईओ हैं, वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत है और पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली निकाय है ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी वित्त मंत्री, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही आंसर है बी राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाली निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। प्रश्न 23, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के सी नियोगी, बी के संथानम, सी ए के चंदा, डी जे एम सेलेट। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे के सी नियोगी और वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए। प्रश्न 24, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी पिगू, डी कीनस। सही आंसर है ए एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए अशोक मेहता, बी जे बी कृपलानी, सी दादा भाई नौरोजी, डी गुरनार मिर्डल। सही आंसर है सी दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं।
पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक हैं JB कृपलानी। एशियन ड्रामा के लेखक है गुरनर मिर्डाल। प्रश्न 26, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और डी है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सही आंसर है बी अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। और भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका स्थापना 1977 में हुआ था, भारत का पहला बैंक। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में इस बैंक का स्थापना हुआ और भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ, जो कि भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से संचालित पहला बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ और इस बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। प्रश्न 27, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का गठन कब हुआ? ए 12 अप्रैल 1988, बी 12 अप्रैल 1989, सी 12 अप्रैल 1987 और डी 12 अप्रैल 1990। सही आंसर है ए 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ। सेबी को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। प्रश्न 28, योजना एवं कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना और उनके उद्देश्य या कार्यक्रम में सुमेलित नहीं हैं। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना समुदाय विकास, बी दूसरा पंचवर्षीय योजना त्रिऔद्योगिकीकरण, सी तीसरा योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार, डी चौथा पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ई इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी योजना और उसके उद्देश्य सुमेलित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के ऊपर बल दिया गया और वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया और इस पंचवर्षीय योजना में तीन लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। तीसरा योजना है आधारभूत उद्योगों को प्रसार करना था और चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। प्रश्न 29, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही आंसर है सी, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। प्रश्न 30, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है ए कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खान है, जो बहुत ही फेमस है। प्रश्न 31, भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी PV नरसिम्हा राव। सही आंसर है डी PV नरसिम्हा राव आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है और ये PV नरसिम्हा राव 10वें प्रधानमंत्री रहे। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारत में अर्थनीति में खुलेपन इनके ही प्रतिनिधित्व काल में ही प्रारंभ हुआ। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे और 1991 की आर्थिक नीति लाया गया, जो कि उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 23, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है? ए कृषि, बी रक्षा, सी लोहा एवं इस्पात उद्योग, डी चयनित आधारभूत उद्योग। सही आंसर है डी, चयनित आधारभूत उद्योगों को कोर सेक्टर कहते हैं। प्रश्न 33, प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है?
प्रश्न 33, प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी उत्पाद कर, डी उपहार कर। सही आंसर है सी उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऐसे कर जो सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, बिक्री कर और तट कर। प्रश्न 34, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? ए राउरकेला इस्पात संयंत्र, बी भिलाई स्टील प्लांट, सी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और डी इनमें से सभी। सही आंसर है डी इनमें से सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में, भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1956 से 1961, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। प्रश्न 35, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी जयप्रकाश नारायण, सी सर विश्वेश्वरैया और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी सर विश्वेश्वरैया को भारत आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक सर विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से लिया गया है। प्रश्न 36, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? ए आर के षणमुखम सेट्टी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी जेम्स विल्सन। सही आंसर है ए आर के षणमुखम सेट्टी के द्वारा 1948-49 में स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले थे। भारत का पहला और स्वतंत्र भारत का आर के षणमुखम सेट्टी। प्रधानमंत्री ने स्वयं बजट प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने शून्य आधारित बजट की परंपरा की शुरुआत की। भारत का अधिकतम आय किस कर से प्राप्त होती है? ए आयकर, बी निगम कर, सी आयात कर, डी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सही आंसर है बी निगम कर से भारत को अधिकतम आय से कर प्राप्त होती है। प्रश्न 38, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? ए 1986-87, बी 1987-88, सी 88-89, डी 1989-90। सही आंसर है बी 1987-88 में शून्य आधारित बजट सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया राजीव गांधी के द्वारा। शून्य आधारित बजट का तात्पर्य है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है, जो कि भारत में सबसे पहले 1986-87 में राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये 87-88 सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय था। प्रश्न 39वां, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, बी राष्ट्रीय आय से, सी साक्षरता से, डी जनसंख्या से। सही आंसर है डी जनसंख्या से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। प्रश्न 40, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे लोगों का भी आकलन किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन 1950 में हुआ था। प्रश्न 41, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए उत्पत्ति गणना विधि, बी आय विधि, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों विधि का समावेश करके भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय के माप के लिए मुख्य 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। और भारत में राष्ट्रीय आय के माप के लिए ऊपर लिखित उत्पाद विधि और आय विधि के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यय विधि का प्रयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि भारत में इसके लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? आर्थिक विकास के लिए बेहतर माप, ए सकल घरेलू उत्पाद, बी प्रयोज्य आय, सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति आय। सही आंसर है डी, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक विकास की बेहतर माप होती है। प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में 1,12,835 रुपये रहा वर्तमान मूल्य पर, और वही स्थिर मूल्य पर 86,668 रुपये रहा। स्थिर मूल्य आधार वर्ष है 2011 और 12 के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? ए 2010-11, बी 11-12 और 12-13, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, 2011-12 के आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। प्रश्न 44, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? ए अवमूल्यन, बी मुद्रा संकुचन, सी विमुद्रीकरण, डी मुद्रास्फीति। सही आंसर है सी, विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। हाल ही के उदाहरण में 8 नवंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद कर विमुद्रीकरण किया गया। प्रश्न 45, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? ए 1 अप्रैल 1942, बी 6 अप्रैल 1948, सी 30 अप्रैल 1956, डी 1 जनवरी 1951। सही आंसर है बी, 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। भारत में अब तक 6 बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। जिस द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को लाया गया, और वहीं 6वीं औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे उस समय। प्रश्न 46, लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, बी बोकारो इस्पात संयंत्र, सी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, डी भिलाई इस्पात संयंत्र। सही आंसर है डी, भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है। भिलाई स्टील राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। वहीं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। प्रश्न 47, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, बी 1950, सी 1960, डी 1965। सही आंसर है ए, 1954 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना की। सेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो लौह इस्पात संयंत्र कंपनी पर ये नियंत्रण करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ हुआ? ए 24 जून 2015, बी 26 जून 2015, सी 25 जून 2015, डी 27 जून 2015। सही आंसर है सी, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ हुआ, और इस योजना का लक्ष्य है 2022 तक सभी के लिए घर उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कहाँ से किया? रांची झारखंड, बी सरगुजा छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली।
सही आंसर है ए, रांची झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया। जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, ऐसा माना जाता है। और लगभग 10 करोड़ परिवार यानी कि लगभग 50 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा करीब 1300 बीमारियों पर मिलेगा। प्रश्न 50 वित्त आयोग के संबंध में सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है। ये गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। सी, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर यागा वेणु गोपाल रेड्डी है। इनमें से सभी सही आंसर है डी, इनमें से सभी। यह एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है। हाँ, डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी वाई.वी. रेड्डी है। और इसका कार्यकाल है 2015 से 2020 तक। और ये वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों की हिस्सेदारी तय करना और केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटारा करना। 14वीं वित्त आयोग का टाइम था 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। और 15वीं वित्त आयोग का समय है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। इनके अध्यक्ष होंगे N.K. सिंह।